हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्लेरो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको तैयारी करवाता है ओलंपियाड एग्जाम्स की और एनटीएससी एग्जाम की भी। और ये सब कुछ है 100% फ्री, मतलब जो आपका कंटेंट है उसके साथ कोई गुंजाइश नहीं रखी है। सारा बेस्ट कंटेंट सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहां डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो है 6th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के काम की, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। एक बहुत प्यारा से एक अच्छा चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 14, और जिसका आप पार्ट 1 वॉच कर रहे हैं। तो पार्ट 1 क्या है सर? तो बेसिकली पार्ट 1 में मैं आपको एक थ्योरी लेक्चर दे रहा हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इसमें करना क्या है, मतलब इस चैप्टर में है क्या, और आगे मतलब जब आप 7th क्लास में आएंगे, 8th क्लास में आएंगे, 9th क्लास में आएंगे, तो आपको यही ज्योमेट्री, जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये सेम चैप्टर आपको मैं ऐसा कहूंगा 9th 10th क्लास तक पढ़ना है। तो देखिए अभी आप 6th क्लास में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो 6 में, और फिर उसके बाद आप 7th 8th 9th 10th में भी करने वाले हो। तो डेफिनेटली अभी आपको जो 6th क्लास में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ चीज़ों से इंट्रोडक्शन कराया गया है कि ये होता क्या है, क्यों यूज होता है, और ज्योमेट्री होती क्या है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मैथ्स में क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। क्लियर है? तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर, मैं ऐसा भी बोलूँगा कि डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग चैप्टर है अप टू क्लास 10th। तो इसमें बहुत अच्छे से दिल लगा के चीज़ों को समझना, बहुत बेसिक पार्ट से हम चीज़ों को कर रहे हैं स्टार्ट। तो चलिए करते हैं अपनी इसकी चैप्टर की शुरुआत, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, अब आप मेरे पीछे जो लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आपने बचपन से अभी तक, जब आप बड़े हुए, तो जब आप प्ले स्कूल में जाना चालू किए होंगे, या आपने 1st क्लास 2nd क्लास 3rd क्लास में, हमारे पेरेंट्स हमें कलर सिखाते हैं। ठीक है, वो कलर्स सिखाने के लिए बहुत सारे वो लोग शेप्स हमारे सामने रखते हैं। ठीक है, शेर, चीता, बॉल। ठीक है, बॉल के आगे अगर मैं बात करूं तो आपने लूडो खेलते होंगे, उसमें आप डाइस देखते होंगे। तो वो जो डाइस है, वो जो छोटा सा एक टुकड़ा होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, हम उसको जब रोल डाउन करके थ्रो करते हैं तो उसमें कोई ना कोई नंबर हमें दिखता है। या आपने कार्ड्स देखे होंगे, ताश के पत्ते आपने देखे होंगे, कार्ड्स आप लोग पक्का, आप लोगों ने उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे गेम खेले होंगे। आप लोग जब कलर सीखते थे तो आपने बहुत सारे शेप्स देखे, वो उन शेप्स का हमें नॉलेज भी है। तो आपको यहाँ पर ये पता है कि कितने तरह के शेप होते हैं। ठीक है, वही आपकी पहली लाइन में लिखा है कि नंबर ऑफ शेप्स विथ विच वी आर फैमिलियर। हम ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं जिनके साथ फैमिलियर है। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में उन सब शेप्स का नाम बता सकते हैं? तो चलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूं, 1 से 2 सेकंड्स देता हूं। आप सीधा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ ऐसे शेप बताइए जो आपको नोन है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं इन शेप्स का बहुत यूज होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से नाम बताइए। आपको मैंने कुछ सेकंड्स दिए हैं, तब तक मैं आगे का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। तो वी ऑल्सो मेक लॉट ऑफ पिक्चर्स, दिस पिक्चर्स इंक्लूड डिफरेंट शेप्स। अब आगे वाले स्टेटमेंट में यहीं से इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला है कि हमने बचपन में ड्राइंग बनानी भी सीखी है। हम लोग अपने क्राफ्ट्स के चैप्टर में, या आपका ड्राइंग का कोई ना कोई लेक्चर होता होगा स्कूल में, या आपका कोई ना कोई पीरियड ऐसा होता होगा जब आपको ड्राइंग सिखाई जाती होगी। तो जब आप ड्राइंग्स बनाते हैं वहाँ पे भी आपने कई शेप्स बनाए होंगे। जैसे अब आपने कभी, पक्का हर स्टूडेंट अपनी लाइफ के अंदर एक बार रिवर का व्यू जो बनाता है, तो वो रिवर बह रही है, माउंटेन्स है, और आप देखते हैं यहाँ पर ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और इन माउंटेन्स का यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके बीच में से एक नदी बह रही है, और हम यहाँ पर एक गोल सर्कल बनाते हैं और हम बोलते हैं कि ये जो है ये सन है, और सन की जो रोशनी है वो इस नदी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आप ड्राइंग्स बनाते होंगे बचपन में, जब आप ड्राइंग्स बनाना सीखते होंगे तो आप इस तरह के शेप्स जो बनाते होंगे, आप
हर कोई अपनी लाइफ में एक बार घर जरूर बनाता है। घर मतलब ड्राइंग के अंदर, ड्राइंग शीट में आप लोगों ने हाउसेस बनाने सीखे होंगे। तो आप जब बचपन में छोटी क्लासेस में थे तो आप सीखते थे कि 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन, ऊपर से आप एक हट बना सकते हैं, ऐसा इसको निकाल दें और यहाँ पे एक छोटा सा होल दिखा दें, यहाँ पर आप एक विंडो दिखा दें, यहाँ पर आप एक, मैं ऐसा कहूँगा, डोर दिखा दें, फिर यहाँ से आप एक फ्लोर दिखा दें। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने हट भी बनाना सीखा होगा और मेरी पूरी उम्मीद है, मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना यस सर कि आप लोगों ने ये ड्राइंग्स बनाए। अब जब आप सन देखते हैं तो डेफिनेटली आप जब सन देखते हैं तो वो आपको गोल दिखता है और आप वो गोल चीज़ वहाँ बनाते हैं। उसी गोल चीज़ के लिए आपने नाम सीखा कि भाई कोई भी गोल चीज होगी तो उसको हम सर्कल बोलेंगे, ठीक है, तो सर्कल बोलेंगे। लेकिन हम जब सूरज की तरफ देखेंगे या रात को मून की तरफ देखेंगे तो हम बोलते हैं कि ये जो है ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। तो ये नाम सुने होंगे आपने, बॉल्स के साथ खेला होगा। जब आप टेनिस बॉल देखते हैं, आप बास्केटबॉल देखते हैं, आप फुटबॉल देखते हैं, तो वो सर्कल नहीं बोलते। उस केस में उसको सर्कल ना बोलते हुए हम उस केस में उसको क्या कहते हैं कि ये स्फेयर है। तो ये वर्ड्स कुछ आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। ऐसे ही जब आप अपनी कॉपी का पेज सामने से देखेंगे तो वो कॉपी का या रजिस्टर का पेज आपको ऐसा लंबा सा नजर आएगा और आपने इसके लिए भी वर्ड सुना है कि इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मुझे शब्द आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, है ना। आपने देखा होगा ये जो ऐसा गोल होता है इसको आप सर्कल बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे देखा होगा कि भाई जब भी हम ऐसा कुछ एक कॉपी का पेज ले जिसकी चारों साइड इक्वल हों, ठीक है, ऐसा कोई पेपर का पार्ट लें, पेपर का पीस लें जिसके चारों पार्ट इक्वल है, तो इस केस में रेक्टेंगल नहीं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। आपके घर में किचन में सिलेंडर रखा होगा। सिलेंडर को सिलेंडर क्यों बोलते हैं? वो एक शेप है, सिलेंडर का एक शेप है। तो आपको शेप्स की नॉलेज हो, नंबर ऑफ शेप्स आप लोगों ने देखे होंगे। क्लियर है ये चीज। तो यही चीज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करा रहा हूं। अब इन शेप्स को जब हमें किसी प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना होता है, प्लेन के ऊपर मतलब आपको कॉपी के अंदर कोई शेप बनाना है, तो जब हम किसी कॉपी के ऊपर कोई शेप बनाते हैं तो उस केस में हम उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। इसको समझना, 2 डायमेंशंस में जो फिगर बना है उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। ये जितने तीनों फिगर आपके सामने बने हैं, आपने ट्रायंगल देखा होगा कि भाई ट्रायंगल्स मतलब एक ऐसा शेप जिसमें 3 साइड होती हैं। तो ये भी एक जो फिगर है ये ट्रायंगल है। अब देखिए आपने इसको शीट में ड्रॉ किया, तो इस तरह के फिगर्स को हम लोग बोलते हैं 2D फिगर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है 2D फिगर्स। मतलब 2D वर्ड का मतलब है डायमेंशनल, तो 2D फिगर्स। क्लियर है ये चीज। अब 2D फिगर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 2 एक्सिस होती हैं। 2 एक्सिस, एक्सिस वर्ड का मतलब कि आपका जो पेपर है उस प्लेन को जब मैं 2 पार्ट्स में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में दिखाता हूं, तो इस तरह के फिगर को जो इस प्लेन के ऊपर बनाया जाता है जिसमें से 2 एक्सिस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस और इस वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। तो जब भी 2 लाइंस आपस में ली जाती हैं एक प्लेन पेपर को, जैसे बोर्ड है यहाँ पे, मैंने बोर्ड में क्या किया, इस बोर्ड का 2 एक्सिस में बांट दिया, ठीक है। तो जब भी किसी प्लेन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ऐसा फिगर जिसका सामने से देखने पे सिर्फ लेंथ नजर आए और उसकी कुछ हाइट नजर आए, या मैं ऐसा बोलूं कि उसकी लेंथ नजर आए या उसकी विड्थ नजर आए, तो इस केस में हम कहते हैं कि ये जो फिगर है ये 2 डायमेंशनल फिगर है। और हमें इन फिगर्स को जब कंस्ट्रक्शन करने को बोलते हैं, मतलब हमें कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब खुद बनानी है, खुद मेहनत करना है, तो इसी चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। जियोमेट्री वर्ड का मतलब ही यही है कि एक प्लेन के ऊपर मेजरमेंट करते हुए, मेजरमेंट, मेट्री वर्ड देख रहे हो आप, यहाँ पे वर्ड क्या है? जियोमेट्री। अगर मैं यहाँ पर इस पेन से लिख दूं वर्ड बड़ा बड़ा, तो GEO, जियो, और दूसरा वर्ड है मेट्री, MET, आप देख रहे हैं METRY। मतलब मेट्री वर्ड का मतलब है यहाँ पे मेजरमेंट, किसी चीज का मेजरमेंट करके
कोई आप प्लेन के ऊपर जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, जियो वर्ड, जियो का मतलब आप किसी प्लेन के ऊपर, ठीक है, जिसका कुछ एक्सेस नहीं है, ठीक है, और आप जब उस फिगर के ऊपर चीज को मेजर करते हुए बनाते हो तो यहां पे हम वर्ड जियोमेट्री यूज करते हैं। और इस जियोमेट्री के दो पार्ट है, एक है आपका 2 डायमेंशनल फिगर, और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आप वर्ड सुनेंगे 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर सर किसको कहते हैं? तो यहाँ पे भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। जब मैं बात करता हूँ 3D फिगर्स की, डी का मतलब है डायमेंशनल, तो 3D फिगर्स का मतलब होता है कि आप अपने प्लेन को, उस केस में एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक और एक्सिस निकल के आती है जो सामने की तरफ निकल के आती है। मेरी बात समझना, यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा प्रैक्टिकल बताऊं, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं, मैं अगर आपको इमेजिन करवाऊं तो इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक प्लेन है, ठीक है, हवा है, हवा के अंदर मतलब एक आपके आसपास, आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा फिगर जिसकी आप लेंथ भी देख पा रहे हो, जिसकी आप विड्थ भी देख पा रहे हो, और जिसकी आप आगे की तरफ मोटाई भी देख पा रहे हो। अब सर ये फिगर्स कहाँ होते हैं? तो ये आपके चारों तरफ है। आप जिस टेबल पे बैठे हो, आप जिस चेयर पे बैठे हो, ठीक है, जिस टेबल पे आप बुक रख के पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने जो मोबाइल रखा है, लैपटॉप रखा है, मैं ऐसा कहूँगा जो आपकी बुक है, ठीक है, अगर आप बुक को एकदम सामने से उठाते हो और एकदम उस बुक को सामने से देखते हो तो सामने से देखने पे वो 2D फिगर कहलाता है। क्योंकि जब मैं बुक को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने से देखता हूं तो उसमें सिर्फ मुझे लेंथ नजर आती है, मुझे उसमें सिर्फ हाइट समझ आती है। लेकिन अगर उसी बुक को मैं हल्का सा टिल्ट कर दूं तो मुझे उस बुक की मोटाई भी नजर आएगी। इस केस में हम कहते हैं वो जो फिगर है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको इन फ्यूचर आपको 3D वर्ड भी सुनने को मिलेगा। 3 डायमेंशनल फिगर्स की भी हम लोग ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो अभी आपको 6th में क्या करना है, आपको सिंपल, यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको अभी तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ टूल्स रिलेटेड। अभी नेक्स्ट वर्ड में टूल्स, औजारों का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई मिस्त्री काम करता है, या कोई भी बंदा आपके घर में प्लम्बर काम करने आता है, या आपके घर में कोई भी बंदा इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आ रहा है, तो अपने साथ कुछ औजार लेकर आता है, कुछ टूल्स लेकर आता है। ड्रिल मशीन लेकर आएगा, या कुछ स्क्रू ड्राइवर लेकर आएगा, या प्लायर लेकर आएगा, आपके घर में काम करेगा। मतलब कोई बंदा जब प्रैक्टिकली काम करने आता है, जब किसी चीज़ को ठीक करने आता है, या कोई चीज़ लगाने आता है, इंस्टॉल करने आता है, तो उसके पास टूल्स होते हैं, ठीक है। और वही टूल्स हम लोग भी यूज करने वाले हैं। एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी आपको टूल्स यूज करने हैं। आपके भी अपने एक औजार हैं जो आप मैथ्स में यूज करने वाले हो। तो उसके लिए हम आगे बात करते हैं, लेकिन अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वर्ड 2D और 3D समझ आ रहा है। आपको ये समझ आ रहा है कि ऐसे फिगर्स जो कि जिनकी आप सिर्फ लेंथ दे सकते हो, हाइट देख सकते हो, ठीक है, ऐसे फिगर्स को आप 2D फिगर्स कहते हैं, और वो फिगर्स 3D कहलाते हैं जिसके आप 3 चीजें देख पाओ। 3 चीजें, या तो आप ऐसे समझिए जिसको आप सामने से, ऊपर से और साइड से देख पाओ। तो ऐसे फिगर्स को हम 3D फिगर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें डाइस की। डाइस मतलब वही लूडो में जो 6 फेस का एक आपने वो देखा होगा, छोटा सा क्यूब जिसको हम बोलते हैं, क्यूब बोलने या क्यूबॉइड बोलने। तो इस तरीके से आपने 6 फेस का फिगर देखा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग लूडो खेलते हैं या नहीं। तो क्या आपको लूडो खेलना पसंद है? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लूडो खेलना पसंद है? तो लूडो में डाइस तो देखी होगी। डाइस 6 फेस का एक छोटा सा ऐसा एक क्यूब होता है जिसके 6 फेस पे 6 अलग अलग नंबर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक हर फेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट होता है। इसको हम रोल करते हो, फेंकते हैं। अब उस डाइस को जब आप देखते हो तो डाइस को आप सामने से देख सकते हो, टॉप से देख सकते हो, साइड से देख सकते हो। तो वही चीज आपकी 3D व्यू कहलाती है, जिसका टॉप फेस विजिबल हो, जिसका साइड फेस विजिबल हो और जिसका फ्रंट फेस विजिबल हो। यहीं पे हम कहते हैं कि 3 एक्सिस मिलती हैं। क्लियर है? एक आपकी होती है एक्स एक्सिस, एक होती है आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स ये वाई, और एक आपकी होती है जेड एक्सिस। इस तरह के जो फिगर्स होते हैं इनको हम 3D फिगर्स कहते हैं। आपके किचन में मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था सिलेंडर का।
तो सिलेंडर भी अपने आप में एक 3D व्यू है। अगर मैं यहाँ पे प्लेन के ऊपर सिलेंडर बनाना चाह रहा हूं तो यहाँ पे देखिएगा, मैं एक सिंपल से 2 स्ट्रेट लाइन और ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल अगर ड्रॉ कर दूं तो मैं कहूँगा ये एक सिलेंडर है। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे हम डॉटेड लाइंस का यूज क्यों करते हैं? तो बेसिकली डॉटेड लाइंस आर यूज्ड टू शो द एजेस, जो आपको वैसे तो नहीं नजर आ पाएंगे लेकिन आपको जो इमेजिन करनी होती है कि हाँ पीछे साइड में जो हमें एज नहीं दिख रही है वो एज हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर सिलेंडर में कौन सी एज होती है? तो सिलेंडर में अगर मैं यहाँ पे जैसे इसको मिटा दूं बीच में से तो आप नज़र मारिए कि देखिए एक तो ऊपर का सर्कल नज़र आएगा बट पीछे वाला जो सर्कल है मैं उसको डॉटेड लाइन से दिखा सकता हूँ। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। सर्कल का वो पार्ट जो सामने से कर्व्ड दिख रहा है बट पीछे भी कर्व्ड है तो मैंने डॉटेड बना दिया। तो इस तरीके से जब मैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, फ्रस्ट्रम, ये सब वो फिगर्स हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। क्लियर है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जियोमेट्री की, वो भी प्रैक्टिकल जियोमेट्री, मतलब बना के दिखाना। ठीक है, कैसे इन सब का कंस्ट्रक्शन होता है, यही चीज हमें इस चैप्टर में सीखनी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको यहाँ पे मेरी बात समझ आई कि इस चैप्टर में करना क्या है? क्लियर है? तो पार्ट 1 में तो अभी मैं सिंपल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि आपने अपनी अभी तक की लाइफ में कंप्लीट तरीके से फिगर्स देखे होंगे, वेरियस टाइप ऑफ फिगर्स देखे होंगे, उसकी पूरी एक लिस्ट बनाइए जो मैंने अभी आपको काम दिया। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने वो सब फिगर्स के नाम टाइप जरूर किए होंगे। तो यहाँ पर दिस पिक्चर्स इंक्लूड डिफरेंट शेप्स, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू मेक दिस शेप। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस चैप्टर में हमें 2D फिगर्स को बनाना सीखना है। हमें क्या सीखना है कि कैसे चीजें बनती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम इन्हीं शेप्स को कंस्ट्रक्ट करने की नॉलेज लेंगे। इन मेकिंग दिस शेप्स वी नीड सम टूल्स। अब आप देख रहे हैं टूल्स, औजार। अभी हमने बात किया था कि ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप जब नया घर बनवाते हो या आपने कहीं बनता हुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे टूल्स का यूज़ होता है, तब घर बन के खड़ा होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब हमें कोई फिगर बनाना है तो हमें टूल्स की ज़रूरत है और वही टूल्स अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आपको स्टेशनरी विजिट करना है, आपको स्टेशनरी जाना है और स्टेशनरी वाले से बोलना है कि हमें ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, जियोमेट्री बॉक्स चाहिए। क्या चाहिए? जियोमेट्री का बॉक्स चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक बॉक्स परचेज नहीं किया तो पहले आप ज्योमेट्री का बॉक्स परचेज करें। जब आप मार्केट से ज्योमेट्री का बॉक्स परचेज करते हैं, मतलब एक बॉक्स आता है, पूरा एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स के अंदर आपको नंबर ऑफ वेरियस ऑफ टूल्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 6 टूल्स अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको कुछ 7 टूल्स देखने को मिलते हैं, 7 to 8 टूल्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो मैं कहूँगा 5 से 6 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होने चाहिए और कंस्ट्रक्शन करते समय उनकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं टूल्स की तरफ। तो इस चैप्टर की डेप्थ में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टूल आपको अभी तक पता है, स्केल, जिसको आप बोलते हुए आ रहे हो स्केल। प्लास्टिक का एक फाइबर का 12 इंच का स्केल आपके पास होगा। ठीक है, 12 इंच का होगा या और बड़ा वाला होगा। तो आप क्या करोगे, उस स्केल को स्केल ना बोलते हुए आप उसको बोलेंगे अब ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर। तो हमेशा याद रखना, स्केल को स्केल नहीं बोला जाता। जो स्केल आपको पता है वो बेसिकली उसका नाम है रूलर। क्या नाम है? रूलर। रूलर। अब इस रूलर के ऊपर जो मार्किंग होती है, ये जो आप मार्किंग देख रहे हो, जो लाइंस होती हैं, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये मार्किंग आपको बता रही है कि कौन सा डिस्टेंस कितनी दूरी पे है। इसी मार्किंग को हम स्केल बोलते हैं। तो मार्किंग आप कहीं भी ले सकते हैं, मतलब आपके किचन में अगर आप कभी केक बनाना जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए केक बनाना आता है आप लोगों को। तो केक जब भी आप बनाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आप जब उसमें मिक्स करेंगे तो उसकी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी मेजर करने के लिए कंटेनर आता है। या कभी ना कभी आपकी तबीयत खराब हुई होगी तो
जो पीने वाली जो ये होती हैं, क्या आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनकी शीशियों के ऊपर एक कैप हमें मिलता है, ठीक है। उस कैप के ऊपर भी आप देखेंगे स्केल बना होता है, 0.5 ml, ठीक है, 1 ml। तो डॉक्टर बोलता है एक स्पून आप 1 स्पून आपको लेना है या 2 स्पून आपको दवाई लेनी है। तो वो बेसिकली आपको एक मेजरमेंट बता रहा है। वो जो मेजरमेंट जिस स्केल से, मतलब जिन मार्किंग से दिखाया जाता है, उन मार्किंग को स्केल बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट टूल है, ठीक है, ये जो औजार है जो आपको यूज करना है, उसका सबसे पहला नाम है रूलर, ठीक है, जिसको आप स्ट्रेट एज बोलते हैं, ठीक है। या तो आप इसको रूलर बोल सकते हैं या स्ट्रेट एज बोलते हैं। एमसीक्यू में, या मैं ऐसे कहूंगा हाफ मार्क्स के फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी कॉपी में नोट कर लीजिए कि भाई रूलर को और क्या कहते हैं। तो रूलर को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एज। क्लियर है? या स्ट्रेट एज क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेट एज का मतलब सीधा, सीधी लाइन, एज, ठीक है। तो ये सीधी लाइन को हम रूलर कहते हैं। अब स्केल कभी मत बोलने की गलती करना। स्केल आपको बोलना है, लेकिन स्केल तब बोलना है जब आपको किसी भी चीज पे मार्किंग दिखे। ये मार्किंग वेसल के ऊपर हो सकती है, स्केल के ऊपर हो सकती है, आप वॉल के ऊपर मार्किंग कर दो अपनी हाइट नापने के लिए, तो वो एक स्केल है। जो मार्किंग आप करते हो उसके लिए वर्ड स्केल यूज होता है, लेकिन जिस टूल का आप यूज कर रहे हो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, वो सबसे पहला टूल है आपका रूलर। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे देखिएगा। अ रूलर आइडियली हैज नो मार्किंग ऑन इट, ठीक है। However, the ruler in your instrument box is graduated into their length, centimeters along one edge and into inches along the other edge. अब जो आप ज्योमेट्री बॉक्स मार्केट से खरीदेंगे, ठीक है, उस ज्योमेट्री बॉक्स में ये जो स्ट्रेट एज, ये जो प्लास्टिक का लंबा टुकड़ा आपको मिलता है, इसके ऊपर जो मार्किंग की हुई है उसको स्केल बोला जाता है। और ये जो मार्किंग है ये आपको ये बताती है कि आप कितनी लेंथ से आगे बढ़ रहे हो। तो अगर मैं इस मार्किंग को 0 बोल दूं, इसको 1 बोल दूं, तो ये बता रहा है कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये बेसिकली लेंथ को बता रहा है। इस लेंथ की मार्किंग या तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको ये या तो 1 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड पे जो मार्किंग दिखती है उसका यूनिट इंचेस में होता है। वो आपको मार्किंग थोड़ी बड़ी बड़ी मिलेंगी, ठीक है, कि 0 से जब 1 करेंगे तो 1 इंच, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा मिलेगा। तो ये स्केल है, यूनिट्स है, ठीक है। छोटी लेंथ mm में या सेंटीमीटर में होती है, बड़ी लेंथ इंचेस में होती है, उससे बड़ी लेंथ मीटर्स में होती है, उससे बड़ी लेंथ अगर आप जाते हैं तो वो फिर किलोमीटर्स में भी जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, आपको दिल्ली से गुजरात जाना है, तो दिल्ली से गुजरात अगर आपको जाना है तो वो डेफिनेटली डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो उसको हम नापेंगे किलोमीटर्स में। तो ये लेंथ नापने के यूनिट्स हैं। क्लियर है ये चीज? आगे इसका यूज क्यों होता है? तो इसका यूज होता है सिर्फ स्ट्रेट सेगमेंट्स बनाने के लिए, टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स एंड टू मेजर देयर लेंथ। तो ये इसका यूज सिर्फ तब करना है आपको जब आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड से मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले तो कराता हूं, ठीक है। वो वर्ड है लाइन, और ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं। और दूसरा वर्ड है लाइन सेगमेंट। वर्ड लाइन क्या होता है और वर्ड लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये दो डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। लाइन का मतलब है जब मैं किसी प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट मार्क करता हूं और इस पॉइंट को जब मैं खींचता चला जाता हूं और इसका कोई एंड नहीं मिलता, तो इस केस में इसको लाइन बोलते हैं, जिसकी स्टार्टिंग तो आपने कर दी लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। तो इस केस में इस पॉइंट को जिसको आपने खींचा है, एक पॉइंट को जिसको आपने स्ट्रेच किया है, उसी को आप लाइन कहते हैं। क्लियर है? लेकिन लाइन सेगमेंट जब मैं वर्ड बोलता हूं, वर्ड सेगमेंट का मतलब अगेन मेजरमेंट होता है। मतलब ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया है, जिसका एंडिंग पॉइंट भी दिया है।
तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, तो इस लाइन को लाइन ना बोलते हुए लाइन सेगमेंट बोला जाता है। अब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा कि लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब वर्ड सेगमेंट का मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। सेगमेंट का मतलब मेजर्ड लाइन, जिस लाइन का कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, जिसकी कुछ एंडिंग पॉइंट है, जिसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको जब क्लियर होता है कि प्लेन के ऊपर कोई चीज यहां से चालू हो रही है और वो यहीं तक जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो इस तरीके से आपको अभी मैंने सिर्फ एक टूल का इंट्रोडक्शन दिया और वो टूल था रूलर। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। तो आप इस ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेकंड चीज देखेंगे वो आपको मिलेगा कंपासेस। अब सर ये क्या होता है? तो बात को समझना, कंपासेस इज बेसिकली आपको इस तरीके का एक टूल मिलेगा जिसमें दो आर्म्स होंगे। दो आर्म्स होंगे मतलब इन दोनों को हम आर्म्स बोलते हैं। ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। इस आर्म के ऊपर आप पेंसिल फिक्स कर सकते हैं, ये पेंसिल आप लगा देंगे। और दूसरा आर्म जो होता है इसके आगे पिन होती है। पिन होती है का मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है? तो आपको एक ऐसा टूल मिलेगा जिसको हम कंपासेस बोलते हैं। कंपासेस क्यों बोलते हैं? जब कंपास बोलेंगे तो एक आर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम कंपासेस कहते हैं तो हम दोनों आर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों आर्म्स यहाँ पर एक स्क्रू के साथ टाइट रहता है और ये जो ऊपर पार्ट बना रहता है इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है? और इस हेड का यूज करते हैं हम इन कंपासेस को रोल करने के लिए। ठीक है? तो हम इसको पकड़ने का तरीका क्या है? हम इसको ऊपर से पकड़ते हैं, इसको जिसको हेड बोला जाता है, और इन दोनों चीजों को आर्म्स बोले जाते हैं, हाथ। ठीक है? एक आर्म जो होता है ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट मतलब यहाँ पिन लगी होती है, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे आपको फिक्स्ड पिन नहीं मिलेगा, यहाँ से पेंसिल के लिए आपको एक स्लॉट मिलता है। उस स्लॉट के अंदर आप एक छोटी पेंसिल फंसाते हो, तो ये पेंसिल डाली जाती है। ठीक है? और आपको ये पेंसिल वाला जो पार्ट है इसको आप फिक्स्ड पॉइंट ना मानते हुए इसको आप कहते हो कि ये रोटेशन करने वाला आर्म है, रोटेटिंग आर्म बोला जाता है। क्लियर है? तो ये जो एक आपके सामने टूल दिख रहा है, इस टूल का नाम है कंपासेस। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। A pair, a pointer on one end and a pencil on the other end. तो compasses वर्ड, ये जो ES लास्ट में लगा है, ये एक पेयर के लिए बोला गया है। प्लूरल सिंगुलर, ये आपको समझ आता होगा। सिंगुलर मतलब सिंगल आर्म, प्लूरल मतलब डबल आर्म। जब पेयर की बात हो तो वर्ड कंपासेस आ जाता है। 2 मिनट होल्ड करिए, चलिए इधर देखिएगा, तो वर्ड कंपासेस आ जाता है यहाँ पर। चलिए, अ पेयर, अ पॉइंटर ऑन वन एंड एंड अ पेंसिल ऑन द अदर एंड, इसको कंपासेस बोला जाता है, इसको आर्म कहेंगे। और इस चीज को हम, इसको आर्म कहेंगे, इसको हम हेड कहते हैं। और सेंटर में एक स्क्रू लगा होता है जो इन दोनों कंपास को टाइट करके रखता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो। ये सिर्फ इस तरीके से खुलता बंद होता है। ठीक है? अभी आपको एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान में रखनी है, वो ये कि जब भी आप कंपास लें मार्केट से, मतलब आप जब भी बॉक्स खरीदें, तो पहले, सबसे पहले दुकान पे ही आपको बॉक्स ओपन करके देखना है और इसमें से कंपास को पिक करना है। कंपास हमेशा याद रखना, ये जो 2 आर्म्स होती हैं इसको आपको सामने से देखने पे ये दोनों एक दूसरे की लाइन में होने चाहिए। आपको हल्का सा भी इधर उधर निकला हुआ टेढ़ा आर्म्स नहीं लेना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा कंपास परचेस करना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आपका कंपास का आर्म टेढ़ा होगा, मतलब अगर ऐसे सामने से देखने पे आर्म बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो आपको उसको परचेस नहीं करना। आपको ऐसा ही लेना है कंपास जो जिसके 2 आर्म साइड से देखने पर आपको सामने से एकदम स्ट्रेट दिखे, एक के पीछे एक दिखे। ठीक है? तो इस तरह का कंपास आपको परचेस करना है। ठीक है? तो ये दूसरा औजार मैंने आपको यहां बता दिया। तीसरे की तरफ मूव करते हैं, इसको सुनो।
द डिवाइडर। तो ये जो तीसरा है ये है डिवाइडर, इसको कहेंगे डिवाइडर। अब इसको डिवाइडर क्यों कहते हैं और इस वाले को हम कंपासेस क्यों कहते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। ये कंपासेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा जो पॉइंट होता है ये रोटेटिंग पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पर आप लगा सकते हैं पेंसिल, और इसका यूज होता है सर्कल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज आप सिर्फ करते हैं सर्कल्स या आर्क्स बनाने के लिए। अब ये सर्कल क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है, जब आपको कोई कॉपी के ऊपर कर्व्ड पार्ट बनाना है, ठीक है, जहां पे लाइन मुड़ गई, तो वहां पे आप यूज करेंगे कंपासेस का। जहां पे आपको सीधी लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट बनानी है, वहां पे आप यूज करते हैं रूलर का। लेकिन जहां पे आपको चीजों को डिवाइड करना है, तो आप यूज करते हैं इस तरह के एक टूल का, जिसको हम कहते हैं डिवाइडर। और इसमें जो दो पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। इसमें दोनों जगह पिन लगी होती है, इसमें कहीं आप पेंसिल नहीं लगा सकते, पेंसिल सिर्फ आप कंपासेस में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट होते हैं, इस टूल का यूज हम करेंगे हायर क्लासेस में, या अगर आप कभी इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा सबसे ज़्यादा। अभी यहाँ पे भी इन दोनों को हम बेसिकली आर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके आर्म्स हैं, 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए इधर देखिए, तो ये दोनों कहलाते हैं आपके आर्म्स और ये भी कहलाते हैं आर्म्स। 2 मिनट होल्ड करिए, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है हमारे साथ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग एक बार इसको हटा के दोबारा से कर लेते हैं। चलिए इधर देखिएगा, इसको हम कहते हैं दोनों को आर्म्स। तो ये आर्म्स हो गए, ये कहलाएंगे आपके आर्म्स, और यहां पे भी इसको हम कहेंगे आर्म्स। और यहां पे ये जो ऊपर है इसको भी हम कहते हैं हेड। लेकिन डिवाइडर के अंदर ये जो दोनों पॉइंट हैं ये फिक्स पॉइंट कहलाते हैं, अ पेयर ऑफ पॉइंटर्स होते हैं, और ये यूज होते हैं लेंथ को कंपेयर करने के लिए। एक छोटा सा पार्ट एक बड़े से पार्ट के साथ अगर मुझे कंपेयर करना है, मतलब इसका यूज कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए मुझे बोला एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप इस 5 सेंटीमीटर लाइन के ऊपर 2 सेंटीमीटर मार्क करो विदाउट यूजिंग रूलर, रूलर का यूज करे बिना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइडर का यूज करके रूलर को रफ में कहीं रख के 2 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे, यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर हम देख लेंगे कि इतनी जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर की है। तो बेसिकली डिवाइडर का यूज होता है छोटी छोटी लेंथ या बड़ी चीज़ों के लेंथ को कंपेयर करने के लिए। तो कंपैरिजन ऑफ द लेंथ के लिए हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं। टू ड्रॉ द आर्क्स एंड द सर्कल हम यूज करते हैं कंपासेस का, एंड टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन हम यूज करते हैं रूलर का। आपको ये 3 बातें याद रखनी है। तो 3 टूल हमने यहाँ समझ लिए। अब मूव करते हैं आगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप पिक करेंगे वो है स्क्वायर। सेट स्क्वायर बोला जाता है इसको। अब ये स्क्वायर वर्ड क्या होता है, तो स्क्वायर इज बेसिकली एक ऐसा फिगर जो कि 4 लाइन से क्लोज फिगर बना रहा है, उसके चारों साइड इक्वल होती हैं, इसको सेट स्क्वायर बोला जाता है। ये स्क्वायर मतलब ये वो वाला नहीं है, ये होते बेसिकली ट्राइंगल्स हैं, और ऐसे आपको 2 पीस मिलेंगे। तो हर ज्योमेट्री बॉक्स में से 2 टुकड़े मिलते हैं। सिर्फ 2 क्यों मिलते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। देखिएगा, ये जो सेट स्क्वायर होता है इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक सेट स्क्वायर में 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के इंटीरियर एंगल बनते हैं। ये 2 एंगल्स इक्वल होते हैं और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। और एक सेट स्क्वायर आपको मिलता है जो कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल का होता है। अब सर इसको आप हमें क्यों सिखा रहे हो, हमें कहीं यूज है क्या, तो यस इसका यूज है, और इसका क्वेश्चन आता है आपके स्कूल एग्जाम में। वो पूछते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में मिलने वाले सेट स्क्वायर के एंगल्स क्या होते हैं, इसको नोट कर लेना। तो 2 सेट स्क्वायर होते हैं, दोनों सेट स्क्वायर के एंगल्स डिफरेंट होते हैं। एक सेट स्क्वायर मतलब जो एक ट्राइंगल रहता है, इसके अंदर जो एंगल्स मिलते हैं वो 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स के मिलते हैं। और एक जो स्केल मिलता है आपको, स्केल नहीं बोलूँगा यहाँ पे, जो एक सेट स्क्वायर और होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं।
मतलब उसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल आपको दिखेगा, लेकिन जो एक एंगल है बहुत पतला सा दिखेगा। आप ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करिए और एकदम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके भी ज्योमेट्री बॉक्स में ये 2 सेट स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के या जो भी आप उसमें मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, आपको 3 स्केल जिसको आप अभी तक बोलते थे कि ये भी स्केल है, ये भी स्केल है, ये भी स्केल है, ठीक है, तो वो स्केल्स नहीं है। पहली बात, उनके ऊपर जो मार्किंग की है वो स्केल्स हैं, ठीक है, लेकिन इन टूल्स का अपना एक नाम है और हमें हमेशा इन टूल्स को इनके नाम से बुलाना है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट एज मैंने आपको शुरुआत में बताई उसको रूलर बोलते हैं, और ये जो ट्रायंगल शेप दिखता है इनको हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो ऐसे 2 मिलेंगे और इनका यूज होता है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइंस बनाने के लिए। अब कैसे यूज करते हैं वो हायर क्लासेस में आप सीखने वाले हैं, बस आप ये नोट कर लीजिए। द रीजन इज बीइंग, यहां से एमसीक्यूज आते हैं। परपेंडिकुलर, वर्ड परपेंडिकुलर क्या है, वर्ड पैरेलल क्या है, ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट थ्योरी वीडियो में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो सेट स्क्वायर्स हैं ये यूज होते हैं परपेंडिकुलर्स और पैरेलल लाइंस बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं 5th अपने टूल की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और आपके सारे क्लासेस में कहूंगा इन फ्यूचर तक आपको ये वाला टूल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। ये टूल जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल का मतलब सर, सेमी सर्कल का मतलब जो एक प्रॉपर सर्कल को जब मैं उसके सेंटर पॉइंट से बीच में से काट दूं तो जो आधा पार्ट मुझे मिल रहा है उस वर्ड के लिए हम बोलते हैं सेमी, हाफ सर्कल। क्लियर है? तो सेमी सर्कल, ये जो आपको डी टाइप का शेप दिखता है और इसको जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में लेंगे तो ये आपको एक लेटर, इंग्लिश का लेटर डी लेटर बनाता हुआ नजर आएगा। ये जो डी लेटर है, तो कई बच्चे विलेज साइड में वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि ये डी बोल लो, तो इसको प्लीज डी मत बोलना, सिर्फ डी लेटर, बेसिकली अल्फाबेटिकल लेटर है डी, लेकिन इस टूल का जो नाम है वो डी नहीं है, ठीक है। कई बच्चे इसको सिर्फ डी बोलते हैं कि सर एक टूल और है जो कि डी है। इट्स नॉट अ डी, इट्स अ प्रोटेक्टर। आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोटेक्टर। अब ये यूज क्यों होता है तो आप इसके ऊपर देखेंगे, अगेन यहां से जब आप देखेंगे तो 0 से मार्किंग होती हुई यहां पर 180 तक दिखेगी, या आपको यहां से 0 से मार्किंग होती हुई यहां पर 180 दिखेगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर आपको दिखेगा मार्किंग। इस मार्किंग को हम कहेंगे, इसके ऊपर स्केल मार्क है, ठीक है। वो जो स्केल मार्किंग किया है ना वो बेसिकली एंगल्स नापने के लिए। तो इस टूल का हम यूज करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए। क्लियर है? तो ये पढ़ लीजिए, अ सेमी सर्कुलर डिवाइस ग्रेजुएटेड इनटू 180 डिग्री पार्ट्स। ग्रेजुएटेड का मतलब डिवाइड किया हुआ, जिसके ऊपर मार्किंग की हुई है, हर एक प्रॉपर गैप को मेंटेन किया हुआ है, इसी के लिए हमने वर्ड ग्रेजुएटेड यूज किया है। मतलब प्रिंट है उसके ऊपर, प्रॉपर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट उसके ऊपर प्रिंट है, जिसको हम स्केल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये 180 डिग्री तक, मतलब 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया होता है। 0 से हमारी कहानी चालू होती है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये जो स्ट्रेट पॉइंट हमेशा आएगा ये 90 डिग्री का स्ट्रेट पॉइंट आएगा। हम इसी एंगल को कहते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है मेरी ये बात? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैं सिर्फ टूल्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपके बॉक्स में मिलने वाले ये टूल्स को आपको हमेशा नाम से बुलाना है। जब भी हम किसी को नाम से बुलाते हैं तो उसके साथ हमारी दोस्ती अच्छी हो जाती है। इस चीज़ को कभी अपने प्रैक्टिकली लाइफ में करके देखना। इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी आप ज्योमेट्री बॉक्स खोलें तो उसमें जो भी टूल है जब आप उसको उसके नाम से बुलाएंगे तो उन टूल्स के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, और दोस्ती अगर हो गई तो इससे आप ड्राइंग्स बहुत अच्छी बना पाएंगे और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में स्कोर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है।
क्लियर है? चलिए अब इसमें देखिए आगे हम आ गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सर आपने तो कहा था 6 से 7 टूल मिलते हैं, तो यस यहाँ पे 6 से 7 टूल मिलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में। आप देखना अभी इसमें नहीं दिखाई है चीजें, टोटल 8 टूल्स आपको दिखेंगे। 3 टूल्स मैंने यहाँ नहीं दिखाए क्योंकि ये आप बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं। पेंसिल, रबर, रबर को कभी रबर मत बोलना, यहाँ पे रबर के लिए वर्ड यूज होता है इरेजर, ठीक है? तो रबर इज व्हाट? रबर ये मटेरियल का नाम है, ठीक है? तो रबर ना बोलते हुए इसको हम बोलेंगे इरेजर। तो जब भी मैथमेटिक्स के अंदर या आप कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक ऐसा टूल यूज करेंगे जिसको समथिंग रब करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए सही नाम है इरेजर, जो कि इरेज करने के लिए काम करता है। तो इस टूल का नाम है इरेजर। इसमें एक टूल और मिलता है आपको जिसका नाम है शार्पनर। शार्पनर मतलब पेंसिल को शार्पेन करने के लिए। पेंसिल की नोक हमेशा पॉइंटेड होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक टूल दिया होता है शार्पनर, सो दैट आप पेंसिल को शार्प कर पाए। तो 3 टूल जो यहाँ पे नहीं दिख रहे, वो 3 टूल क्या हैं? तो वो 3 टूल हैं आपके पेंसिल, रबर एंड शार्पनर, ठीक है? इनसे भी दोस्ती अच्छे से कर लेना। हमेशा याद रखना जब आप एग्जाम देने जाएंगे या कोई भी आप ज्योमेट्री बॉक्स से काम कर रहे हैं या स्कूल टेस्ट देने जाएंगे, तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपकी हमेशा 2 पेंसिल होनी चाहिए। यस, मैं तो ऐसा कहूँगा 2 नहीं 3 पेंसिल होनी चाहिए। एक पेंसिल जो कि बहुत छोटी होती है हाइट में, ठीक है? आप पेंसिल को बीच में से तोड़ लेना और तोड़ के उसको शार्पन कर लेना, पेंसिल छोटी हो जाएगी। सर छोटी पेंसिल क्यों रखनी है? तो छोटी पेंसिल हमेशा आपको यूज करनी है यहाँ पर कंपासेस जब भी आपको दिया जाएगा। तो कंपासेस से जब भी आपको आर्क्स या सर्कल्स बनाने को बोलते हैं, तो यहाँ पे एक आपको टिप दे दूं या ट्रिक बोल लो या एक छोटा सा ज्ञान दे दूं, वो ये कि जो भी पेंसिल आप इस आर्म पे लगाएंगे उसकी हाइट हमेशा इस आर्म से छोटी होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? अगर आप लंबी पेंसिल लगा देंगे, ठीक है, तो आपको उसको गोल घुमाने में दिक्कत आएगी। वो जो लंबी पेंसिल है, अगर मान लीजिए ये पेंसिल है इतनी लंबी और मेरा जो कंपास है वो छोटा है, तो मैं इसके हेड से इसको पकड़ के रोटेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो ये जो हेड है ना, ये हेड रोटेट करने में, फ्री रोटेट करने में हमें इशू आएगा। इसलिए कभी भी पेंसिल बहुत लंबी नहीं, छोटा सा टुकड़ा इस आर्म से छोटा, ठीक है, आर्म से भी छोटा टुकड़ा आपको वहां पे फिक्स करना है, ठीक है? दूसरी पेंसिल जो मैं बोल रहा हूं, वो जो 3 पेंसिल मैंने बोली, तो एक तो छोटी पेंसिल हो गई, बाकी जो 2 पेंसिल हैं, ये एक पेंसिल होनी चाहिए जो डार्क इंप्रेशन छोड़े कॉपी के ऊपर, मतलब डार्क ड्रॉ करे, और एक पेंसिल जो लाइट ड्रॉ करे। तो जब भी आप ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे तो हमेशा लाइट पेंसिल से आपको चीज़ें चालू करनी है, और डार्क पेंसिल आपको यूज़ करनी है जब आपका फिगर फाइनली पूरा बन जाए। तो जो फिगर चाहिए, सिर्फ उस फिगर को टीचर को हाईलाइट करने के लिए हमें डार्क पेंसिल का यूज़ है। क्लियर है ये सब बातें? तो ये सब मेरी बातें आप याद रखिए, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। ज्योमेट्री बॉक्स को अप टू डेट रखिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें प्लीज़ उसको ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स के बिना यूज़ मत करना। और तीसरी बात ये कि ज्योमेट्री बॉक्स में मिलने वाले हर टूल का आपको नाम पता होना चाहिए। तो पहला टूल जो मैंने बताया था वो था आपका रूलर, ठीक है? रूलर के बाद मैंने आपको बताए थे यहाँ पे कंपासेस, और कंपासेस के बाद मैंने आपको बताया था डिवाइडर। डिवाइडर के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर अगेन 2 टूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्राइंगल शेप होते हैं, और यहाँ पे मिलने वाले जो एंगल्स हैं, ये दोनों स्केल के एंगल्स आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इसको कहीं कॉपी में नोट कर लेना। और इसी के बाद आपने एक और टूल देखा जो कि था प्रोटेक्टर, ठीक है? प्रोटेक्टर के बाद 3 टूल ऐसे जो कि यहाँ नहीं थे बट आपके पास होने चाहिए। वो 3 टूल क्या थे? शार्पनर, रबर एंड पेंसिल। पेंसिल भी फिर 3 होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें अगर क्लियर हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स अपडेट हो गया, आपने दोस्ती कर ली इनसे, तो यस या नो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? हम मूव करते हैं आगे। अब आगे क्या करना है? तो यहाँ पे हम चैप्टर के अब चल रहे हैं डेप्थ में। अब चैप्टर की डेप्थ में ध्यान देना कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप रूलर का यूज क्यों करते हो।
तो रूलर का यूज हमेशा किया जाता है सिर्फ लाइंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और आप कंपासेस का यूज क्यों करते हो? तो कंपासेस का यूज किया जाता है टू ड्रॉ द आर्क्स। आर्क मतलब जहां पे लाइन कर्व हो जाती है, जब तक स्ट्रेट चल रही है तब तक ये लाइन कहलाएगी, जब ये हल्का सा कहीं कर्व ले लेती है तो ये आर्क कहलाएगा, और जब ये आर्क कंप्लीट गोल हो जाता है तो ये सर्कल कहलाता है, ठीक है। अब सर्कल की भी एक अपनी अलग डेफिनेशन है, वो जब हम अभी पढ़ेंगे तब समझेंगे। चलो, तो यहाँ पे रूलर और कंपास का यूज आपके एनसीईआरटी बुक में अलग से स्टेटमेंट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको हो सकता है स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में एक सवाल यहाँ से बनता हुआ दिखे कि वाई रूलर्स आर यूज्ड, वाई कंपासेस आर यूज्ड। क्लियर है? चलिए, यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स मिल सकता है कि कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ व्हाट, तो कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ आर्क। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, जो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको नोट करते जाओ। अभी यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डू ड्रॉ द थिन लाइंस एंड मार्क पॉइंट्स लाइटली, ठीक है। अगर मुझे कहीं पे भी लाइंस बनानी है या कोई पॉइंट्स मार्क करने हैं तो हमेशा आपको पेंसिल ऐसी यूज करनी है जो आगे से पॉइंटेड हो, और जो भी आप लाइन ड्रॉ करें वो बहुत पतली लाइन हो, थिन लाइन हो। कई बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल की जो निब होती है, पेंसिल का आगे का जो ये जिसको आप ग्रेफाइट बोलते हैं, इस ग्रेफाइट को बहुत मोटा यूज करते हैं, और मोटा यूज करने के कारण उनकी जो लाइन होती है वो बहुत मोटी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है बहुत मोटी लाइन नहीं बनानी, आपको जब भी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप हमेशा पतली थिन लाइन का यूज करेंगे। तो आपको थिन लाइन बनानी है, बहुत मोटी लाइन नहीं बनानी, एक बात। दूसरा, आपको जहाँ पे भी पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पॉइंट्स मार्क करने में कंपास को एक तो कॉपी के पेजेस के आर पार कर देते हैं, तो वो काम, इतना प्रेशर नहीं देना। और दूसरा, पेंसिल से जब भी आपको कोई पॉइंट मार्क करना है तो आप हमेशा ऐसे पॉइंट मार्क करेंगे, बस एक डॉट लगाएंगे। कई बच्चे ये डॉट लगाने की जगह बहुत मोटा 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 ऐसा गोद देते हैं, तो ये काम नहीं करना। क्लियर है? तो पॉइंट वो कह रहा है बहुत लाइन पतली होनी चाहिए और सिर्फ पॉइंट लगा के ही आपको ड्रॉ करना है। अभी एक पॉइंट और ये बोलना चाह रहा है, मतलब इसी पॉइंट को अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो ये ऐसा भी बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए कभी आपको बोल दिया 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए, तो आपको क्या करना है, आपको रूलर का यूज करना है, ठीक है। अब रूलर के ऊपर आपकी मार्किंग की होगी, ठीक है। इस मार्किंग में आपको 0 से 5 दिखेगा, ठीक है। तो इस मार्किंग में 0 to 5 दिखेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले पेंसिल शार्पन का यूज करते हुए 2 पॉइंट मार्क करने हैं, एक 0 पे एक 5 पे। उसके बाद आपको रूलर इन पॉइंट्स पे रख के पेंसिल का यूज करके बहुत पतली लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बोलना चाह रहा है कि सिर्फ आप पॉइंट मार्क करिए फिर लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है। तो रूलर का यूज होगा लाइंस ड्रॉ करने के लिए, वो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जहां पे कुछ प्रॉपर मेजरमेंट दिया है वहां पे आप रूलर का यूज करेंगे। चलिए, मेंटेन इंस्ट्रूमेंट्स विथ शार्प टिप्स एंड फाइन एजेस। यहाँ पे एक छोटी सी टिप दी गई है टूल बॉक्स यूज करने के लिए। आप जब भी टूल बॉक्स खरीदने जाएं या आप अपने घर में जब भी ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करें, स्कूल में यूज करें, तो प्लीज ये जो 2 टूल मैंने बताए थे, कौन से, एक है आपका डिवाइडर और दूसरा है कंपास, इसकी जो आगे की पिन्स हैं वो एकदम शार्पेंड होनी चाहिए, एकदम पॉइंटेड होनी चाहिए। कई बच्चों के कंपास में ये पिन्स आगे से मुड़ी हुई दिखती हैं, रीज़न वो लोग इसको डेस्क बेंच पे ऐसे ऐसे या दीवारों के ऊपर मारते हैं या ज़मीन के ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं, या उसका यूज़ किसी और काम के लिए करते हैं। मान लीजिए कहीं होल करना है तो हमने इसी का यूज़ किया और वहाँ पे होल कर दिया, तो इससे होगा क्या, जो आगे का पिन का पॉइंट है वो खराब हो जाएगा, और पिन का जैसे पॉइंट खराब होगा तो आपका एक प्रॉपर आर्क या प्रॉपर सर्कल या प्रॉपर मेजरमेंट से जो कर्व मुझे बनाना है वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप और ट्रिक यही था कि भैया जो भी आप यूज कर रहे हो कंपास और डिवाइडर, उनके पिन्स हमेशा शार्पेन होने चाहिए, उनका यूज हमेशा ज्योमेट्री में ही करना, कॉपी के ऊपर ही करना, ठीक है। दूसरा एक चीज और ये बोलना चाह रहा है कि आप जो ये रूलर यूज करोगे,
कई स्टूडेंट्स के जो रूलर्स होते हैं उनके एजेस बिगड़े हुए होते हैं, वो ऐसे खुरदुरे टाइप होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ कहीं टूटा हुआ है स्केल का कोना, या वो कभी स्केल कोने से टूटा हुआ है रूलर। तो इस तरह का रूलर आपको यूज नहीं करना, ठीक है। आपको हमेशा नया रूलर यूज करना है, ऐसा रूलर यूज करना है जिसकी एज जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ना कि जिगजैग जिगजैग ऐसी तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइन होनी चाहिए। इससे कभी लाइन स्ट्रेट नहीं बन पाएगी। तो आप, अगर आपके पास ऐसा रूलर है जिसका एज खराब है, अभी उसको फेंक दीजिए, नया रूलर खरीद के ही काम चालू करना। क्लियर है? तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप पर ट्रिक देना चाह रहा था, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए दोनों पॉइंट्स में। लास्ट पॉइंट, हैव 2 पेंसिल्स इन द बॉक्स। इन्होंने 2 बोली है, मैंने तो 3 बोली थी, ठीक है। एक छोटी पेंसिल, एक बड़ी पेंसिल बोलना चाह रहा है ये। मैं बोलना चाह रहा हूं एक छोटी पेंसिल, 2 बड़ी पेंसिल। ये जो 2 बड़ी लोग हैं, एक डार्क ड्रॉ करे, एक लाइट ड्रॉ करे, ठीक है। और पेंसिल्स हमेशा शार्पन रखनी चाहिए। तो ये कह रहा है हमेशा पेंसिल बॉक्स में 2 पेंसिल्स लेके चलिए, 1 फॉर द इंसर्शन इनटू द कंपासेस। एक पेंसिल आप कंपास के साथ यूज करेंगे और दूसरी पेंसिल आप यूज करेंगे लाइंस और कर्व्स ड्रॉ करने के लिए या पॉइंट्स मार्क करने के लिए, ठीक है। तो कंपास में जो पेंसिल लगी हुई है, ठीक है, ये भी सिखाना चाह रहा है आपको। क्या सिखाना चाह रहा है? जो कंपास में पेंसिल लगी है, उस पेंसिल का यूज आप लाइन खींचने में, पॉइंट ड्रॉ करने में नहीं करेंगे, या कर्व्स ड्रॉ करने के लिए नहीं करेंगे। मतलब कर्व्स, आर्क्स ड्रॉ करेंगे, इससे आर्क्स और कर्व्स ड्रॉ करेंगे, ना कि इससे पॉइंट और लाइंस ड्रॉ करेंगे। पॉइंट और लाइंस के लिए आपको एक अलग पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स में रखनी है, वो मैंने आपको बताया 2 पेंसिल होनी चाहिए वो भी, ठीक है। तो टोटल 3 पेंसिल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बताया गया। एक चैप्टर की हम शुरुआत कर देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद, मतलब टूल्स का इंट्रोडक्शन भी मैंने करा दिया, रूलर और कंपास का यूज कहाँ हो रहा है वो भी सिखाया, छोटा सा टिप्स बताई। सर्कल वर्ड से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। तो सर्कल वर्ड का मतलब क्या होता है? अ सर्कल इज अ शेप। सर्कल क्या है? सर्कल एक शेप है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट द सेंटर। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये डेफिनेशन है सर्कल की, और सर्कल की डेफिनेशन आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या है सर्कल की डेफिनेशन? कि किसी भी प्लेन के ऊपर अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं, ठीक है, पॉइंट फिक्स कर दूं, मतलब अगर मैं कंपासेस लूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये अभी आपने कंपास देखा था, इसी कारण तो इसमें एक पॉइंट फिक्स होता है। अगर ये फिक्स पॉइंट को मैं प्लेन के ऊपर कहीं पे रख दूं, जो यहाँ पे बोला गया है, तो जैसे ही मैं इस पॉइंट को रखूंगा, कंपास के इस पॉइंट को रखूंगा, और दूसरा जो रिवॉल्विंग आर्म है उससे अगर मैं इस तरीके से एक प्रॉपर सर्कल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर प्रॉपर सर्कल ड्रॉ किया जाए तो इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, जो यहाँ पे लिख के भी बताया है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज व्हाट? वो फिक्स्ड पॉइंट। और इससे ऐसे पॉइंट की दूरियां जो कि हमेशा सिमिलर हैं, ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं इसकी बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, ये सब पॉइंट्स जितने भी अनलिमिटेड, अनगिनत, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स की दूरी इस सेंटर पॉइंट से हमेशा सेम रहती है। इसी कारण इसको सर्कल बोला जाता है। क्लियर है? तो सर्कल इज व्हाट? इन अ प्लेन व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एंड फ्रॉम दैट पॉइंट the distance of all the points, ठीक है, taken on a plane are same, और उससे जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप एक कर्व ड्रॉ करते हैं, आप ये जो आउटर बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, इसी आउटर बाउंड्री को आप सर्कल बोलेंगे। और ये जो सेंटर पॉइंट था, इस सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। क्लियर है डेफिनेशन? तो सर्कल का ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, डेफिनेटली विथ डेफिनेशन, डिपेंड ऑन द डेफिनेशन, आपको स्कूल एग्जाम से आ सकता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सर्कल चैप्टर अच्छे से आपको समझ आ गया? मूव करते हैं, मतलब ये चैप्टर जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, इसमें सर्कल वर्ड समझ आ गया। अभी इसका कंस्ट्रक्शन भी सीख लो इसी वीडियो के अंदर। कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज नोन। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि सर ये रेडियस वर्ड क्या है?
तो भाई रेडियस क्या है, अगर आप पीछे आ जाओ तो ये जो सर्कल था एक पॉइंट फिक्स था ना, और इससे जितने पॉइंट आपने लिए थे, ये जितने पॉइंट थे जो कि बाउंड्री के ऊपर हमने लिए थे, ये सब पॉइंट से मैंने क्या पढ़ाया डेफिनेशन, कि इन सब पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट की जो दूरी है वो हमेशा फिक्स होती है। इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम हमेशा रेडियस बोलते हैं। रेडियस क्या होता है ये चीज क्लियर है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन 2 मार्क्स का आता है कि सर्कल कंस्ट्रक्ट करिए, ठीक है, और इस तरीके से कि आपको अगर मैं रेडियस बोल दूं, तो अगर आपको सवाल में रेडियस दिया है और आपको सर्कल ड्रॉ करने को बोले, तो इस केस में आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ठीक है, तो वो चीज आपको यहां पर सिखाई जा रही है। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दे दिया कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो हमें सबसे पहला जो टूल चाहिए वो हमें कंपासेस चाहिए। वी नीड कंपासेस, पहला पॉइंट। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैंने यहां सामने लिख दी। आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना है, रूलर लेना है, रूलर और कंपास का यूज करके आपको 3 सेंटीमीटर की लाइन, कंपास का यूज करते हुए आपको 3 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, प्लेन के ऊपर रख के आपको ड्रॉ कर देना है। सर इतना आसान है? तो देखो मैं क्या बोल दिया, अगर आपको नहीं समझ आया तो पहला स्टेप समझना। ये कह रहा है कंपास को ओपन करिए, ओपन द कंपास फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है आप कंपास के ये जो दोनों आर्म है उसको इतना ओपन करो कि जो रूलर है, रूलर से 3 सेंटीमीटर में नाप सकूं। तो रूलर में पहला जो पॉइंट दिया है वो 0 दिया है, और हमेशा तुम्हारा मेजरमेंट 0 से चालू होता है। तो 0 से ये गैप 1 सेंटीमीटर, ये गैप से ये गैप 2 सेंटीमीटर, इस गैप से ये वाला गैप जो है ये 3 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है आप रूलर को एक कॉपी के ऊपर रखो। ये मान लो ये प्लेन है, मैं यहाँ रूलर को रख देता, और रूलर रख के मैं जब कंपास का यूज करता तो 0 से लेके 3 तक की मैं मार्किंग लेता। तो मान लीजिए मैंने ये कंपास रख दिया, मैं रूलर लेता, यहाँ पे मार्किंग करता, फिर इस कंपास को पिक कर लेता। तो पहला पॉइंट आपने क्या बोला कि कंपास को ओपन करिए, ओपन द कंपास, एंड इतना ओपन करिए कि वो 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दिखाए। तो 3 सेंटीमीटर आप कैसे नाप सकते हो, आप स्केल का यूज करिए, रूलर का यूज करिए। रूलर से आप पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन बना लीजिए। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कॉपी के ऊपर आप कहीं पे भी रूलर रख दें, और रूलर जैसे ही रखेंगे आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 3 सेंटीमीटर की, फिर आप रूलर हटा दीजिए। अब आप कंपास लीजिए, उस कंपास के दोनों आर्म्स को ओपन करिए और इस गैप को मेजर करिए, फिर पिक करिए। अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है कि मार्क अ पॉइंट विथ अ शार्प पेंसिल वेयर वी वांट द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बी, नेम इट एज ओ। ये कह रहा है अपनी कॉपी में उस जगह पे आइए जहां तुम्हें सर्कल बना के दिखाना है। अब उस जगह पे आप इस कंपास को, जिसके आपने दोनों आर्म्स ओपन किए, इस कंपास को जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको कॉपी पे रखिए। तो ये देखिए मैंने फिक्स्ड पॉइंट रख दिया। तो जैसे ही मैं फिक्स्ड पॉइंट को कॉपी के ऊपर रखूंगा, और दूसरा जो रोटेटिंग पार्ट है हेड पकड़ के, मुझे ऊपर से हेड पकड़ना है, हेड पकड़ के जब मैं रोटेट करूंगा तो यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। तो यही यहाँ पे बोला है, मार्क अ पॉइंट with a sharp pencil where we want to the center of the circle to be, name it as O। तुम्हें एक प्लेन के ऊपर पेंसिल लेके सबसे पहले पॉइंट मार्क करना है और उस पॉइंट को O बोलना है, और ये O सेंटर ऑफ द सर्कल तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें कंपास पिक करना है, कंपास का जो फिक्स्ड पॉइंट है उस फिक्स्ड पॉइंट को यहाँ पर रखना है, और जो मूविंग आर्म है उसको मूव कर देना है। जब आप मूव करके वापस यहां से यहां तक आएंगे तो आप देखेंगे आपको रिक्वायर्ड 3 सेंटीमीटर का सर्कल मिल गया, ठीक है। तो यहां पे ये बोला है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन ओ। कंपास का जो पॉइंटर है उसको ओ पे रखो, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर का जो तुमने गैप लिया था, तो कंपास का फिक्स पॉइंट रख दिया, ये तो फिक्स है, अब ये 3 सेंटीमीटर फिक्स है, पॉइंट तुमने रख दिया, और मूविंग आर्म को तुम मूव कर दो।
तो जैसे मूविंग आर्म को मूव करेंगे तो तुम्हारा एक पाथ बन के दिखेगा, जो मैंने रेड कलर से यहां दिखाया, इसी को हम सर्कल बोलेंगे। टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल। अब वही यही बोल रहा था, कंप्लीट द मूवमेंट अराउंड 1 इंस्टेंट। अब यहां पे देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि भाई एक ही बार में करना, जो भी काम करोगे एक बार में करना, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं ये एक बार में करना। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं इस चीज को समझना। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल ड्रॉ करते समय पॉइंट रखते हैं और यहां से ड्रॉ करते हैं, आधा ड्रॉ करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो इसको पिक कर लेते हैं, कंपास को दोबारा रख के वो फिर बाकी का पार्ट उल्टे हाथ से कंप्लीट करते हैं, मतलब दूसरे साइड से कंप्लीट करते हैं। अब जब भी आप ऐसा करोगे तो बात को समझो, एक तो आपका ये मार्किंग आपने पहले की, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक आएगा और यहाँ से जब आप दोबारा मूवमेंट करेंगे तो टीचर को ये वाला पार्ट अलग बना हुआ दिखेगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपको जो भी करना है एक बार में मूवमेंट करना है। आपको कॉपी पे हमेशा जब भी ड्राइंग करनी है तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से स्टार्ट हुआ है तो आपका एंडिंग पॉइंट वहीं दिखना चाहिए। सर्कल में दो जगह पे पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो आउटर बाउंड्री बनेगी ये सिंगल इंस्टेंट में होना है, ये चीज यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने जरूरी हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाए। मतलब ये नहीं 3 सेंटीमीटर नहीं, वो बोलते हैं 7 करो, वो कहते हैं 5 करो, वो कहते हैं 2 सेंटीमीटर करो, वो हो सकता है कहते हैं 3.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, मतलब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का लो। तो रेडियस क्या होता है वो मैंने क्लियर किया। रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम द रोटेटिंग पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमेशा आपका फिक्स्ड होना चाहिए। 5 मतलब जो भी आपको दिया है इसी को आप रेडियस कहेंगे। कैपिटल आर या स्मॉल आर वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपने इस थ्योरी लेक्चर में क्या समझ लिया? तो आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिया, आपने 2D 3D वर्ड्स को समझा, आपने यहाँ पर समझा कि वर्ड लाइन किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, आपने यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स को समझा, उसमें मिलने वाले टूल्स को समझा, कैसे उनका यूज करना है, क्या चीजें उनसे बना सकते हो, ये तुमने समझा। किस प्रकार का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये आपने समझा, ठीक है। और आपने इससे पहले यहाँ पे ये समझा था, कहाँ पर, यहाँ पर, कि रूलर का यूज लाइन बनाने के लिए होता है और लाइन कैसे बनानी है। तो लाइन बनाने के लिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा समझने हैं, याद रखने हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें फाइनली हमने इस थ्योरी लेक्चर में कर ली कंप्लीट। तो ये जो थ्योरी लेक्चर था, ये जो वीडियो था, ये था पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 वॉच करना ना भूलें, एक्सरसाइज की वीडियोस देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो फाइनली 6th क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो सारी कहाँ पर प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट इजीली अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि आपको जाना है गूगल सर्च इंजन में और वहाँ पर टाइप करना है magnetbrains.com। इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 6th का ऑप्शन। आप क्लास 6th क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लास 6th क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे उस इंटरफेस पे जहां पे आपको सारी फैकल्टीज की फोटोज दिखेंगी। ये सारे वो फैकल्टीज हैं जो 6th क्लास के आपको अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं, जैसे साइंस हो, सोशल हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ्स हो। आपको मेरे थ्रू मैथ्स पढ़ना है, आप मेरी फोटो के नीचे यहाँ पे वॉच नाउ का बटन मिलेगा, आइकन, आप इसको क्लिक करिए तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स, वो भी अरेंज मैनर में, देख रहे हैं आप, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स अरेंज मैनर में आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करो, ब्लू कलर की लिंक्स आएंगी जहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखेगा थ्योरी लेक्चर्स, NCERT एक्सरसाइज, फिर NCERT एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक अरेंज मैनर में सब कुछ अरेंज पार्ट मिल जाएगा। आपको जो सा लिंक क्लिक करोगे वो वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, 100% फ्री एजुकेशन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो आपको किसी को चार्जेस पे नहीं करने, कोई चार्जेस कहीं पे नहीं करने, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि अभी जल्दी से, और इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
बेल आइकन दबा दो सबसे पहले, क्योंकि हेल्प आपकी होगी यहाँ पर। बेल आइकन दबाएंगे तो डेली जो 6th क्लास की वीडियोस आ रही हैं वो पहले आप तक पहुंचेंगी। 6th क्लास की वीडियोस पहले आप तक पहुंचे, आप तैयारी अच्छे से कर पाए, तो इसके लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। लाइक कर दीजिए, लाइक करने से टीचर मोटिवेट होता है, और जल्दी से शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जिनको है ज़रूरत। तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप जिस भी सोशल मीडिया पे वहाँ पे लिंक को शेयर करिए, सो दैट बाकी लोग भी घर बैठे तैयारी कर पाएँ। तो इतना आसान है। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 थ्योरी वॉच करना ना भूलिएगा यहाँ पे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ बाय बाय एंड टेक केयर कहता हूँ। बाय एंड टेक केयर।